Good morning, dear students. Once again, welcome to all to my channel Prashti the Ray of Light. जैसा कि आप सबको पता है कि हम लोगों ने एग्ज़ाम मॉडल पेपर डिस्कशन के नाम से एक सीरीज शुरू कर रखी है, जो कि आपके आने वाले फर्स्ट ईयर के थ्योरी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होने वाली है, राइट। और इस सीरीज़ के अंदर हम लोगों ने कहा कि हम टोटल 7 सेशन के अंदर पूरे सिलेबस को कवर करेंगे, ठीक है ना। जिसके अंदर सबसे पहले हम लोगों ने DC machines को complete किया. Then we have completed 3-phase induction motor, the very important chapter. And then in the last class we have discussed about the transformer, right? So today we are going to discuss about the most important unit, that is first unit of your syllabus, that is elements of power system. तो आइए शुरुआत करते हैं इस 4th session की. So students, if you look into the syllabus for this particular unit, we have to discuss the 3 important power plants, that is thermal, nuclear and hydroelectric, and then we have to discuss about the transmission and distribution. Actually in this particular session I have discussed about the thermal, nuclear and hydroelectric power plant, and maybe in the second part we will discuss about the transmission and distribution portion, right? So let us start. एक्चुअली जब हम किसी भी प्लांट की बात करते हैं, मतलब एनर्जी जनरेशन की अगर हम बात करते हैं, तो बेसिक ब्लॉक डायग्राम जो है उसका वो इस तरह से बनता है, ठीक है ना। ये ब्लॉक डायग्राम को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, एनर्जी फ्रॉम सम सोर्स मीन्स एनर्जी कहीं से भी आ सकती है, लाइक केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, मे बी पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, और मे बी न्यूक्लियर एनर्जी फ्रॉम सम रेडियो एक्टिव मटेरियल, राइट. उसके बाद में ये प्राइम मूवर है. प्राइम मूवर का मतलब आप समझ लीजिए इट मे बी टरबाइन, राइट. तो यहाँ से जो स्टीम आएगी वो इस टरबाइन को चलाएगी, और इस प्राइम मूवर का जो आउटपुट है वो होगा मैकेनिकल, एंड दिस मैकेनिकल आउटपुट इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट विद द हेल्प ऑफ दिस अल्टरनेटर. अल्टरनेटर मींस सिंक्रोनस जनरेटर. इसका भी एक चैप्टर आपके सिलेबस में है, जिसको मैं मेरे नेक्स्ट क्लास के अंदर डिस्कस करूंगा, राइट. सो आइए आगे चलते हैं अपन. देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया, एनर्जी फ्रॉम सम सोर्स, जैसे कि डिफरेंट सोर्सेज हो सकते हैं. केमिकल एनर्जी ऑफ फ्यूल लाइक कोल. तो जब भी इस तरह के सोर्स होगा इनपुट, तो आप इसको कहेंगे आप थर्मल पावर प्लांट, राइट. अगर आप न्यूक्लियर एनर्जी ऑफ रेडियो एक्टिव मटेरियल काम में ले रहे हैं तो वो आपका हो जाएगा न्यूक्लियर पावर प्लांट, और अगर आप पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर काम में ले रहे हैं तो आपका हो जाएगा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, ठीक है ना. देखिए, जो प्राइम मूवर है उसको आपको चलाना है, ठीक है ना. तो चाहे आप बर्निंग ऑफ फ्यूल करें जैसे कोल थर्मल पावर प्लांट में, बाय न्यूक्लियर रिएक्शन न्यूक्लियर पावर प्लांट, या प्रेशर ऑफ वाटर, ठीक है ना, ये मैं आपको बता चुका हूँ. और अल्टरनेटर आपका क्या करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, ठीक है ना. अब अगर हम थर्मल पावर प्लांट की बात करें, पहले पावर प्लांट की, तो देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है. पहले यहाँ पर लिखा हुआ था एनर्जी फ्रॉम सम सोर्स. अब सम सोर्स नहीं है, दैट ब्लॉक डायग्राम वाज इन जनरल, राइट. नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट द स्पेसिफिक थर्मल पावर प्लांट, और यू कैन से कोल पावर प्लांट, और यू कैन से स्टीम पावर प्लांट. ये तीनों ही नाम एक है, डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, राइट. सो जब भी यहाँ से एनर्जी आएगी तो सबसे पहले हम कोयले को बर्न करेंगे इन द बॉयलर, वाटर को हीटअप होगा, स्टीम आएगी. ये स्टीम आपके स्टीम टरबाइन को चलाएगी. द आउटपुट ऑफ स्टीम टरबाइन इज मैकेनिकल, एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, एंड इन दिस पर्टिकुलर केस योर अल्टरनेटर इज बेसिकली योर टर्बो जनरेटर, ठीक है ना. जो बड़े बड़े प्लांट होते हैं उसके अंदर हम अल्टरनेटर को हम टर्बो जनरेटर के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना. क्या हुआ, देखिए प्रिंसिपल समझिए. केमिकल एनर्जी ऑफ कोल, सबसे पहले इसको हमने स्टीम में कन्वर्ट किया. ये स्टीम मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट हुई स्टीम टरबाइन की सहायता से, और फिर मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया विद द हेल्प ऑफ अल्टरनेटर, राइट. द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ थर्मल पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन रैनकाइन साइकिल. ये एक्चुअली आप थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ते हैं, ये कंप्लीट साइकिल होती है. अभी आप एक बार के लिए ध्यान रखें कि जो आपका थर्मल पावर प्लांट है वो किस साइकिल के ऊपर बेस्ड है, रैनकाइन साइकिल के ऊपर बेस्ड है, ठीक है ना. अब तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया है उसके ऊपर बेस्ड पहले कुछ क्वेश्चन करेंगे, और इसी तरह से बीच बीच के अंदर मैं आपको पहले कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट और फिर आपको न्यूमेरिकल प्रॉब्लम उससे रिलेटेड कराऊंगा, ठीक है ना. तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, पावर जनरेशन ऑफ अ थर्मल पावर प्लांट इज बेस्ड ऑन. अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि किस साइकिल के ऊपर काम करता है, रैनकाइन साइकिल के ऊपर, ठीक है ना. तो इसका आंसर आपका हो जाएगा ए, राइट. द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रेसाइट आर डिफरेंट रैंक्स ऑफ. आई थिंक यू आर फेमिलियर विद दिस वर्ड्स. दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल्स. तो इसका आंसर हो जाएगा आपके कोल, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एज सुपीरियर क्वालिटी ऑफ कोल, पीट, कोक, बिटुमिनस कोल और लिग्नाइट. एक्चुअली अगर हम कोल की डिफरेंट क्वालिटीज को बात करें तो सबसे बढ़िया क्वालिटी तो वैसे एंथ्रासाइट होती है, जो कि यहाँ पर हमको ऑप्शन में नहीं दे रखी है, ठीक है ना.
तो नेक्स्ट आपका हो जाएगा बिटुमिनस कोल, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। नेक्स्ट है आपका द एडवांटेज ऑफ यूजिंग पल्वराइज कोल पल्वराइज फ्यूल इज, एक्चुअली इन थर्मल पावर प्लांट जो कोल के बड़े बड़े टुकड़े होते हैं तो सबसे पहले उसको पल्वराइज किया जाता है विद द हेल्प ऑफ पल्वराइजेशन प्रोसेस, जिसके अंदर कोल को पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है सो दैट इजीली कंबशन हो जाए और उसकी हम एफिशिएंसी को अच्छा अचीव कर पाए, ठीक है ना। तो हायर कंबशन, इजी एंड कंप्लीट कंबशन, और ये सारे इसके एडवांटेज हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट। नेक्स्ट है आपका लार्ज टर्बो जनरेटर्स आर यूजुअली ड्रिवन बाय, ये जस्ट मैंने आपको बताया था कि लार्ज टर्बो जनरेशन है वो किसके द्वारा ड्रिवन हो जाएंगे, आपके स्टीम टरबाइन के ऊपर, ठीक है ना। हालांकि कोल टरबाइन कोई टर्मिनोलॉजी नहीं है, तो बेटर वुड बी द स्टीम टरबाइन, राइट। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब आप देखें ये मैंने आपको यहाँ पर पूरा कंप्लीट अरेंजमेंट दिखाने की कोशिश की है, पूरा थर्मल पावर प्लांट, ठीक है ना। तो देखिए ये यहाँ से कोल स्टोरेज है, कोल हैंडलिंग प्लांट है, बॉयलर के अंदर आपकी स्टीम जनरेट होगी, ये स्टीम जाती है सुपर हीटर में। एक्चुअली सुपर हीटर के अंदर मान लीजिए कोई स्टीम के अंदर कोई नमी है, कोई आर्द्रता है, तो उसको ये सुपर हीट ड्राई स्टीम आपको देता है आउटपुट में, ठीक है ना। तो ये आपकी डायरेक्ट टरबाइन में, और उसके बाद अल्टरनेटर, और ये ट्रांसमिशन का पूरा प्रोसेस है, ठीक है ना, इलेक्ट्रिकल का। तो बेसिकली फंडामेंटल चीजें तो यही है। अब सुपर हीटर क्यों लगा है, इसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए, ठीक है ना। अब आप देखें यहाँ पर एक इकोनोमाइजर और एयर प्रीहीटर भी लगे हैं, ठीक है ना। ये सारे ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हैं थर्मल पावर प्लांट की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए। धीरे धीरे आगे जब हम आगे बढ़ेंगे तो इन सबको मैं डिस्कस करूंगा। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि जो टरबाइन का जो आउटपुट है उसका कुछ एग्जॉस्ट स्टीम जो होती है उसको हम कंडेंसर की सहायता से वापस वाटर में कन्वर्ट करते हैं, एंड दिस वाटर इज फेड बैक टू द बॉयलर फॉर अगेन स्टीम जनरेशन, राइट, विद द हेल्प ऑफ इकोनोमाइजर। नेक्स्ट है आपका इन थर्मल पावर प्लांट फीड वाटर हीटर्स, सुपर हीटर्स एंड एयर प्रीहीटर्स, ये मैंने आपको अभी बताया कि कुछ ऑक्सिलरी इक्विपमेंट हम काम में लेते हैं, आर मेनली यूज टू, पहला ऑप्शन है हैव अ बेटर डस्ट रिमूवल इन द प्लांट, डस्ट रिमूवल से इनका कोई लेना देना नहीं है। हैव अ बेटर एश रिमूवल इन द प्लांट, इससे भी कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट है इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ प्लांट, यस दीज ऑक्सिलरी इक्विपमेंट्स आर यूज्ड टू इंक्रीज द एफिशिएंसी ऑफ द प्लांट, राइट। नेक्स्ट है आपका इकोनोमाइजर, अभी मैंने जस्ट आपको प्लांट को दिखाया। ये बेसिकली क्या है कि एक ऐसा वाटर हीटर है जो फ्लू गैसेस निकलती हैं बाहर, उनकी हीट को एक्सट्रैक्ट करके आपके बॉइलिंग में हेल्प करता है ताकि इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाए, ठीक है ना। अब इसके ऊपर क्वेश्चन क्या है, इन ए स्टीम पावर प्लांट डैश फिल इन द ब्लैंक्स है, हीट्स द फीड वाटर ऑन इट्स वे टू द बॉयलर बाय डिराइविंग हीट फ्रॉम फ्लू गैसेस। एक्चुअली जो हीट गैसेस निकलती हैं बॉयलर से, वो ऐसे ही हम डायरेक्टली उनको वातावरण में नहीं छोड़ देते हैं, उनके अंदर काफ़ी हीट होती है, तो उस हीट को हम यूटिलाइज करते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोनोमाइजर, और वाटर को हीट करने में काम आता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके बी, इकोनोमाइजर, राइट। नेक्स्ट है आपका इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है, द इकोनोमाइजर अ कंपोनेंट ऑफ स्टीम पावर प्लांट इज अ हीट एक्सचेंजर यूटिलाइजिंग द वेस्ट हीट ऑफ, ये किसकी वेस्ट हीट को यूटिलाइज करता है, ब्लीड स्टीम टू हीट द फीड वाटर, नो, फ्लू गैस टू हीट द फीड वाटर, या फ्लू गैस टू हीट द एयर गोइंग इनटू द बॉयलर, या फ्लू गैस टू हीट द पल्वराइज्ड कोल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये फ्लू गैसेस काम करता है किसको हीट करने के लिए, आपके वाटर को हीट करने के लिए, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, राइट। अब आपने जो थर्मल पावर प्लांट का मैंने आपको कंप्लीट लेआउट दिखाया, उसके अंदर 2 फैन लगे हुए थे, ठीक है ना। मैं आपको वापस थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ वहां पर, सो दैट यू विल बी हैविंग मोर आइडिया। ये देखिए आप, ये है एयर प्री हीटर। एक्चुअली जब भी हम कंबशन करते हैं तो वी नीड एयर, ऑक्सीजन, राइट। तो बाहर की जो एनवायरनमेंट की एयर है उसको अंदर सक करने के लिए हम फोर्स ड्राफ्ट फैन काम में लेते हैं। ये देखिए हॉट एयर है और ये आपके बॉयलर में जा रही है, सो दैट कंबशन कैन बी डन, राइट। अब जो एयर प्री हीटर है, यहाँ से हमको बाहर फ्लू गैसेस निकालनी है विद द हेल्प ऑफ चिमनी, तो यहाँ पर हमने इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन लगाया है, ठीक है ना। तो ये इसके ऊपर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं जो ड्राफ्ट फैंस हैं, ठीक है ना। तो आपके 2 ड्राफ्ट फैन है, इसको थ्योरी को छोड़िए, अब यहाँ आ जाइए। आईडी फैन है, ये आपके फ्लू गैस को बॉयलर से एग्जॉस्ट बाहर निकालने के लिए, ठीक है ना। और जो एफडी फैन है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है आपके कंबशन के अंदर हेल्प करने के लिए, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन इससे बना है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैंस आर लोकेटेड एट द टॉप, द बॉटम, मिडल, या कैन बी एनीवेयर। जो इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन है ये आपके क्या करता है, आपके फ्लू गैसेस को बाहर निकालने का काम करता है, तो इसको सबसे ऊपर टॉप पे अपन चिमनी के पास लगाते हैं, ठीक है ना। तो आंसर हो जाएगा इसका ए। नेक्स्ट है, इन कोल फायर्ड थर्मल पावर स्टेशंस what are the electrostatic precipitator used for? It is a very important question. Actually in the
layout I have not shown the ESP, that is electrostatic precipitator. मैं आपको बता देता हूँ. इंड्यूस्ड ड्राफ्ट फैन के बाद में जो आपको सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर अपन ESP लगाते हैं. बेसिकली जो हार्म पार्टिकल्स होते हैं जो हमको एनवायरनमेंट में नहीं छोड़ने होते हैं, उनको रिमूव करने के लिए काम आता है. इसका मेन पार्ट हो जाएगा टू कलेक्ट द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द फ्लू गैसेस. डस्ट पार्टिकल जो होते हैं उनको ESP के अंदर कलेक्ट किया जाता है सो दैट एनवायरनमेंट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़े. ठीक है ना. अब आगे चलते हैं अपन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मेजर शेयर ऑफ पावर जनरेटेड इन इंडिया इज थ्रू. अभी आप लोग पढ़ रहे होंगे अखबारों के अंदर काफ़ी कोल की कमी है, तो जो हमारी इंडिया है उसके अंदर मेजर जो पावर जनरेशन होता है अराउंड 60% इज थ्रू थर्मल पावर प्लांट्स. राइट. तो इसका आंसर हो जाएगा ए. नेक्स्ट, ये थर्मल पावर प्लांट का हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है. अब हम पहुंच गए हैं आपके नेक्स्ट न्यूक्लियर पावर प्लांट के ऊपर. ठीक है ना. तो उसका बेसिक डायग्राम क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पर सिर्फ फ्यूल चेंज होता रहेगा. पहले हमने साधारण कहा था फ्यूल एनर्जी फ्रॉम डिफरेंट सोर्स, पहले हमने कोल का, अब हम न्यूक्लियर फ्यूल के ऊपर आ गए. ठीक है ना. यहाँ पर भी स्टीम टरबाइन काम आएगा, लेकिन यहाँ पर जो स्टीम जनरेटर का प्रोसेस है वहाँ पर हम बॉयलर काम में ले रहे थे, यहाँ पर अब हम न्यूक्लियर रिएक्टर काम में लेंगे. ठीक है ना. मैकेनिकल आउटपुट एंड दिस मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी विद द हेल्प ऑफ टर्बो जनरेटर. राइट. देखिए प्रोसेस समझिए. सबसे पहले न्यूक्लियर फ्यूजन मेक्स हीट. एक्चुअली न्यूक्लियर रिएक्शंस दो तरह की होती हैं, फ्यूजन एंड फ्यूजन. तो अभी तक जितने भी प्लांट वर्ल्ड के अंदर लगे हुए हैं उन सब के अंदर फ्यूजन रिएक्शन काम आती है, यानी कि नाभिकीय विखंडन काम में आता है. ठीक है ना. फ्यूजन के ऊपर अभी काम चल रहा है जो कि लेबोरेटरी लेवल के ऊपर है, अभी उससे एनर्जी जनरेट नहीं हो रही है. ठीक है ना. प्लीज टेक अ नोट ऑफ दैट. न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो सेपरेटली डाल रखा है, इज आर्टिफिशियल सन पॉसिबल ऑन लैंड, तो उसको आप देख सकते हैं. ठीक है ना. हुआ क्या कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन से हमको हीट मिली. इस हीट को हम यूटिलाइज करते हैं वाटर को बॉईल करने के लिए, तो हमारे पास स्टीम आ जाएगी. और वंस यू आर हैविंग द स्टीम, उसके बाद का प्रोसेस बिल्कुल सेम है. दिस स्टीम विल टर्न द टरबाइन, स्टीम टरबाइन, जो कि टरबाइन आपका मैकेनिकल आउटपुट देगा, और मैकेनिकल आउटपुट विद द हेल्प ऑफ जनरेटर कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल आउटपुट. राइट. ये इसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस है. ये मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था. टरबाइन, अल्टरनेटर, ये ट्रांसमिशन का प्रोसेस, एग्जॉस्ट का प्रोसेस भी बिल्कुल सेम है. सिर्फ ये जो टरबाइन है इसका जो इनपुट है स्टीम, पहले ये बॉयलर के थ्रू और सुपर हीटर के थ्रू कोल पावर प्लांट में आ रही थी स्टीम, अब यहाँ पर आपका न्यूक्लियर रिएक्टर और हीट एक्सचेंजर के थ्रू स्टीम यहाँ जनरेट होकर के आएगी. ठीक है ना. अब इसमें क्वेश्चन बनते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ फ्यूल इन द न्यूक्लियर पावर प्लांट. न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर आपको न्यूक्लियर ये मटेरियल काम में लेने पड़ते हैं. जैसे वहाँ पर कोल होता है तो यहाँ पर ये रेडियो एक्टिव मटेरियल होता है, यूरेनियम 238, यूरेनियम 235 एंड थोरियम 232. ये प्लूटोनियम यूजुअली काम में नहीं लेते हैं. ठीक है. तो इसका आंसर हो जाएगा सी. नेक्स्ट है आपका मॉडरेटर रॉड्स. एक्चुअली फ्यूजन रिएक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें हमको देखनी पड़ती हैं कि उसकी हम न्यूट्रॉन्स को स्लो डाउन करने के लिए और उसको कंट्रोल करने के लिए, रेगुलेट करने के लिए कुछ इक्विपमेंट इसमें अलग अलग काम आते हैं. ठीक है ना. तो मॉडरेटर रॉड के ऊपर कई बारी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है. द मेन टास्क ऑफ मॉडरेटर रॉड्स इज टू स्लो डाउन द न्यूट्रॉन्स. न्यूट्रॉन्स की गति को कंट्रोल करने के लिए हम मॉडरेटर काम में लेते हैं, और इसके एग्जाम्पल है आपके हैवी वाटर, D2O, कार्बन और ग्रेफाइट. ठीक है ना. अब ये क्वेश्चन इसके ऊपर ही बना है. इन न्यूक्लियर रिएक्टर हैवी वाटर कैन बी आइडियली यूज्ड एज बायोलॉजिकल शील्ड, मॉडरेटर, कंट्रोल रोड्स, ऑल ऑफ द अबव. तो हैवी वाटर जो आइडियली है वो मॉडरेटर के रूप में काम आता है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी. ठीक है ना. नेक्स्ट है आपका मॉडरेटर के ऊपर ही बेस्ड क्वेश्चन है. द मॉडरेटर इज यूज्ड इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स टू, किस काम में आता है. प्रिवेंट द रिएक्टर फ्रॉम हार्मफुल रेडिएशन, नो. इंक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, नो. डिक्रीज द स्पीड ऑफ न्यूट्रॉन, यस. एक्चुअली इसकी स्पीड को हमको कम करना है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा सी. राइट. नेक्स्ट है आपका कंट्रोल रोड्स. कंट्रोल रोड का मेन काम होता है टू रेगुलेट द सप्लाई ऑफ फ्यूजन न्यूट्रॉन्स. जब ये फ्यूजन रिएक्शन होती है तो इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रॉन्स जनरेट होते हैं. ठीक है ना. आई होप यू नो द फ्यूजन रिएक्शन. तो उसके अंदर उनकी जो रेगुलेशन है उसको हम कंट्रोल रोड्स के थ्रू काम में लेते हैं, और इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल है आपका कैडमियम रोड्स हम काम में लेते हैं. ठीक है ना. बिकॉज कैडमियम इज अ वेरी गुड एब्जॉर्बर ऑफ न्यूट्रॉन्स. इसके ऊपर भी बेस्ट क्वेश्चन है आपका. इन ए न्यूक्लियर रिएक्टर चेन रिएक्शन इज कंट्रोल्ड बाय, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, कैडमियम रोड्स. राइट. अगला क्वेश्चन है, ये एक पावर प्लांट्स के नाम है. आई थिंक यू हैव हर्ड अबाउट दिस पावर प्लांट्स. कलपक्कम, तारापुर एंड कोटा आर फेमस फॉर
न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, कलपक्कम, तारापुर, कोटा के अंदर आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है। अगर मैं राजस्थान की बात करूं तो रावत भाटा के अंदर हमारा न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका, अभी तक हम लोगों ने थर्मल और न्यूक्लियर पावर प्लांट की चर्चा की है। अब जो आपका लास्ट पावर प्लांट है वो है आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है कि इसके अंदर हम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर एट हाई लेवल, एक्चुअली डैम बना करके ऊपर से पानी को गिराया जाता है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम यूज करते हैं टू रन दी हाइड्रो टर्बाइन, राइट। उससे हमारा इलेक्ट्रिक जनरेशन होगा। तो इसके अंदर देखिए जो ब्लॉक डायग्राम वापस आपके सामने आ चुका है। सबसे पहले हमने देखा था एनर्जी फ्रॉम कोल, फिर हमने देखा एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर मटेरियल, अब हम कर रहे हैं एनर्जी फ्रॉम वाटर, दैट इज इट इज बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी। और इस केस में स्टीम टर्बाइन काम में नहीं आएगा, इसको हम कहते हैं हाइड्रो टर्बाइन। और यहाँ पर जनरेटर का भी नाम भी चेंज हो गया है। अर्लियर वी हैव सेड दैट टर्बो जनरेटर, नाउ इट इज नोन एज हाइड्रो जनरेटर, ठीक है ना। ये बेसिक स्कीम है। देखिए यहाँ पर हमने डैम बनाया है और ये जो रिवर चला था इसके अंदर हमने रिजर्वायर के अंदर पानी को स्टोर करके रखा है, ठीक है ना। अब आपके ये प्रेशर चैनल चल रहा है, हम पानी को डायरेक्ट नहीं गिराते हैं, कंट्रोल करना पड़ता है यहाँ पर भी। तो ये वाल्व हाउस है और यहाँ पर ये देखिए बड़ा सा एक पाइप है, इसको हम बोलते हैं पेन स्टॉक। इसी के थ्रू, पेन स्टॉक के थ्रू ही आपका वाटर फ्लो होता है पावर हाउस। पावर हाउस के अंदर आपका टर्बाइन और आपका जनरेटर लगा हुआ है, ठीक है ना। और जो एग्जॉस्ट है वो रिवर के थ्रू जाता है। यहाँ पर जो सर्ज टैंक है इसकी भी हम बात करेंगे, है ना, पेन स्टॉक की बात करेंगे, और ये पावर हाउस के अंदर ही टर्बाइन है। तो कुछ क्वेश्चन इसके ऊपर भी बेस्ड बनेंगे, तो आइए देखते हैं इन क्वेश्चंस को। पहला आपका द टर्म पेन स्टॉक इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ पावर प्लांट, हाइडल, न्यूक्लियर, कोल और थर्मल, ठीक है ना। तो ये किसके रिलेटेड है, आपका हाइडल पावर प्लांट के रिलेटेड। नेक्स्ट है आपका द पार्ट ऑफ हाइडल पावर प्लांट विच टेक्स वाटर फ्रॉम वाल्व हाउस टू टर्बाइन। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर ऐसा कौन सा पार्ट है जो वाल्व हाउस से वाटर को टर्बाइन तक ले जाता है? पेनस्टॉक, फॉरबे, टेलडेस और स्पिलवे। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका पेनस्टॉक। अभी जस्ट मैंने आपको दिखाया कि ये जो वाल्व हाउस है यहाँ से पानी ले जाने का काम किसका है टर्बाइन तक? पेनस्टॉक का है, ठीक है ना। ये आ गया विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इज नॉट अ पार्ट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के अंदर आपका पेनस्टॉक आता है, स्पिलवे भी आता है, सर्ज टैंक भी आता है। इकोनोमाइजर इज नॉट ए पार्ट ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट। ये किसका है? ये आपका है थर्मल पावर प्लांट का, ठीक है ना। अब अगला मैंने आपको बताया था सर्ज टैंक की भी हम बात करेंगे। एक्चुअली सर्ज टैंक एक तरह का प्रोटेक्टिव एसेसरी है जो कि कई बार जो प्रेशर इंक्रीज होता है पेनस्टॉक के अंदर, तो उसको रिलीज करने के लिए हम पेनस्टॉक को बचाने के लिए काम करता है बेसिकली, ठीक है ना। जो आपने देखा था जस्ट आपके ऊपर लगा हुआ है, कई बार पेनस्टॉक के अंदर बहुत ज़्यादा प्रेशर क्रिएट हो जाता है, तो जो एक्स्ट्रा वाटर है हम इस सर्ज टैंक के ऊपर डाल देते हैं, ठीक है ना। तो इट इज अ प्रोटेक्टिव टैंक बेसिकली। इसके ऊपर क्वेश्चन है व्हाई सर्ज टैंक्स आर यूज्ड इन हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस, ठीक है ना। पहला है आपका फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ टर्बाइन, टर्बाइन से इसका कोई लेना देना नहीं है। फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ पेनस्टॉक, यस, पेनस्टॉक के अंदर जो बहुत ज़्यादा दबाव क्रिएट होता है उसको बचाने के लिए हम लोग सर्ज टैंक्स का उपयोग करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके इसके अंदर कुछ तरह की डिफरेंट टर्बाइंस काम में लेते हैं, है ना। हाइड्रो पावर प्लांट के अंदर जो हाइड्रो टर्बाइंस हैं वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, जैसे कैप्लान होता है, फ्रांसिस होता है और पेल्टन व्हील होता है। तो एक्चुअली हाइड्रो पावर प्लांट्स को अगर हम क्लासीफाई करें तो इनका जो हेड है ना, हाइट जो होती है डैम के ऊपर जहाँ से पानी गिराया जाता है, वो लो हेड होते हैं, मीडियम हेड होते हैं और हाई हेड भी होते हैं, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से अलग अलग टर्बाइंस काम में लेते हैं। तो आपका जो कैप्लान है वो लो हेड के लिए काम आता है और ये एक तरह का रिएक्शन टर्बाइन होता है, ये आपको नाम अभी याद रखना है, ठीक है ना। फ्रांसिस टर्बाइन आपका मीडियम हेड के लिए काम आता है और ये भी आपका रिएक्शन टाइप का होता है। पेल्टन व्हील्स जो होता है वो हाई हेड के लिए काम आता है और ये इम्पल्स टाइप की कैटेगरी का है। इसके अंदर आपको डिटेल के अंदर नहीं जाना है, बस थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि कौन से हेड के लिए कौन सा आपका टर्बाइन काम में आ रहा है, ठीक है ना। तो के, एफ और पी ऐसे ध्यान रखें आप, लो मीडियम हाई, के एफ पी लो मीडियम हाई, उससे आपको याद आ जाएगा। और जो शुरू वाले दो हैं वो दोनों ही रिएक्शन है और पीछे वाला आपका है पेल्टन, इम्पल्स वाला है, ठीक है ना। तो इससे कुछ क्वेश्चन है आपका, इम्पल्स टर्बाइंस आर यूज्ड इन वेरी लो हेड प्लांट्स, हाई हेड प्लांट्स, मीडियम हेड प्लांट्स या लो हेड प्लांट्स, ठीक है ना। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो इम्पल्स वाले टर्बाइन है वो आपके किस केस में काम आ रहे हैं? हाई हेड प्लांट्स के अंदर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन इसी के ऊपर बेस्ड है, हाई हेड प्लांट्स हैज डैश टर्बाइंस एज कॉमन प्राइम मूवर। किस तरह के टर्बाइन इसके अंदर काम में आते हैं? अभी जिस मैंने आपको बताया, तो आपके पेल्टन व्हील वाले काम आएंगे जो इम्पल्स वाले हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, ये आपको मैच करने वाला जो मैंने आपको बताया याद रखना है।
मैच द लिस्ट, आपको प्रेशर हेड और दूसरी लिस्ट में आपको दे रखा है टाइप ऑफ टरबाइन, तो आपको मैचिंग करनी है। देखिए लिस्ट ए के अंदर 3 तरह के हेड्स आपको दे रखे हैं, लो हेड, मीडियम हेड एंड हाई हेड, ठीक है ना, और 3 तरह के टरबाइन है के एफ पी, आई थिंक ऑर्डर भी यही दे रखा है, लो मीडियम हेड भी दे रखा है, तो सीधा सीधा हो जाएगा लो हेड कैप्लन, मीडियम हेड फ्रांसिस और हाई हेड आपका पेल्टन। तो इसके अंदर आंसर आपका पहला ही हो जाएगा A1, B2 और C3। आई थिंक आप लोगों को चीजें समझ में आ गई होगी क्योंकि हमने क्वेश्चन 2-3 इसके कर लिए हैं, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उसमें जो पावर जनरेट होती है उसका फॉर्मूला कई बार पूछ लेते हैं, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप लोग ध्यान रखेंगे, जो आउटपुट पावर है P वो होती है 9.8 QWHN इंटू 10⁻³ किलोवाट। यहाँ पे W जो है वो आपका है 100 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ए है आपके जलाशय का क्षेत्रफल, एक्चुअली कैचमेंट एरिया होता है, ठीक है ना। अगर आप क्यू निकालें, क्यू वैसे आपको दे रखा होता है यूजुअली, अगर आप निकालना चाहें तो ये फॉर्मूला भी हमारे पास अवेलेबल है। और एच है आपकी जो एनुअल रेंज होती है उसका भी फॉर्मूला मीटर में होता है, ठीक है ना। एक चीज मैंने आपको यहाँ पर और लिख रखी है कि कोई सी भी पावर प्लांट हो उसके अंदर आपको 2-3 एफिशिएंसी अगर दे रखी हो और आपको ओवरऑल एफिशिएंसी पूछे तो जस्ट आपको एफिशिएंसी को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है ना। The overall efficiency is the multiplication of efficiency of generator, efficiency of turbine and efficiency of hydroelectric, ठीक है ना। अब जो इसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन किस तरह से पूछा हुआ है, the expression for power plant output in kilowatt of a hydroelectric plant is given by। अब आपको थोड़ा सा यहाँ पर अजीब लग रहा होगा कि सर ने फॉर्मूला तो हमको अलग बताया है और यहाँ पर ऑप्शंस कुछ अलग आ गए हैं, ठीक है ना। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो अब अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको 0.736 दे रखा है और नीचे 75 दे रखा है, तो यहाँ से अगर आप पॉइंट हटाएं तो नीचे 1000 आएगा, वो आपका बनेगा 10⁻³ और अगर आप 736 को डिवाइड करते हैं 75 से तो यू विल बी गेटिंग 9.8। तो आपका इस केस में ऑप्शन बी हो जाएगा। ये आप चेक कर लेना कि ये बी वाला फॉर्मूला और ये आपका जो मैंने लिख रखा है 9.8 वाला फॉर्मूला, दिस बोथ आर सेम फॉर्मूला, सो डोंट बी कंफ्यूज अबाउट दैट, राइट। नेक्स्ट है आपका द पावर आउटपुट फ्रॉम अ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट्स डिपेंड्स ऑन। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट है उससे जो पावर आउटपुट होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती है, तो ऑप्शन पहला दे रखा है हेड, टाइप ऑफ डैम। टाइप ऑफ डैम हमने कहीं भी नहीं देखा, उसका कोई लेना नहीं है। दूसरे ऑप्शन में देखें आप टाइप ऑफ डैम दे रखा है, इसको डिस्कार्ड कर दीजिए। तीसरे में दे रखा है टाइप ऑफ ड्राफ्ट, ये फॉर्मूले में कहीं भी पिक्चर में नहीं है। चौथा ऑप्शन आपका कहता है हेड, यस, डिस्चार्ज ये भी है और आपकी एफिशिएंसी ऑफ द सिस्टम भी है, इसका ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट है द जनरेशन ऑफ हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर डज नॉट डिपेंड्स अपॉन, किसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है वो देख लेते हैं एक बार। तो आपका पहला दे रखा है स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर, रेट ऑफ वाटर फ्लो, हाइट ऑफ वाटर हेड, और ये चौथा ऑप्शन आपका है एफिशिएंसी ऑफ द इवोपरेटर। एक्चुअली इवोपरेटर की एफिशिएंसी का यहाँ कोई लेना देना नहीं है, तो आई थिंक इसके अंदर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी सारे ऑप्शन फॉर्मूले के अंदर हैं। स्पेसिफिक वेट ऑफ द वाटर भी है, रेट ऑफ फ्लो क्यू भी है और हाइट ऑफ वाटर हेड एच भी है आपका, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 27, विच ऑफ द फॉलोइंग पावर प्लांट्स इन्वॉल्व्स हाई इनिशियल कॉस्ट ऑफ इरेक्टिंग। एक्चुअली जब हम पावर प्लांट बनाते हैं तो इनिशियली सबसे ज्यादा कॉस्ट किसके अंदर आती है, तो अपने दिमाग में दो ही प्लांट आते हैं, या तो हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट आएगा क्योंकि इसके अंदर बहुत सारा सिविल वर्क कंस्ट्रक्शन इन्वॉल्व है, ठीक है ना। और दूसरा आता है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर्स आर वेरी कॉस्टली, उनको इरेक्ट करना बहुत कॉस्टली होता है। तो अगर आप इन दोनों को भी कंट्रोल करें तो उसके अंदर जो मेन है आपका न्यूक्लियर पावर प्लांट वो आपका मेन हो जाएगा, ठीक है ना। अगर न्यूक्लियर पावर प्लांट नहीं दे रखा है तो सेकंड ऑप्शन आप हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट कर सकते हैं, ठीक है ना। अब एक कॉन्सेप्ट आता है, इसमें कई बार क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि बेस लोड प्लांट कौन से हैं और पीक लोड प्लांट कौन से हैं, ठीक है ना। तो बेस लोड प्लांट क्या होते हैं, पीक लोड प्लांट क्या होते हैं, उससे पहले हम कॉन्सेप्ट समझेंगे कि बेस लोड और पीक लोड क्या है, ठीक है ना। एक्चुअली ये हमने एक ग्राफ बनाया है, लोड है आपका किलोवाट या मेगावाट के अंदर और ये है टाइम एक्सिस, ठीक है ना। तो यहाँ पर आप देखें कांस्टेंट लाइन है, एक ऐसा लोड है जो ऑलमोस्ट पूरे समय कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है ना, तो इसको हम कहते हैं बेस लोड, राइट। और दूसरा है आपका एक लोड ऐसा है जो बढ़ रहा है, कम हो रहा है और वापस बढ़ भी रहा है, तो ये इसकी पीक यहाँ पर आ रही है, ठीक है ना। अब इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखिए यूजुअली हमारे घरों के अंदर जो फ्रिज है, ठीक है ना, वो 24 आवर्स हमको ऑन रखना पड़ता है। तो फ्रिज एक तरह से आपका हो गया बेस लोड, राइट। और अगर आपको मान लो कभी नाश्ते के अंदर टोस्टर वगैरह यूज करना है तो आपने एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर उसको यूज किया, हर समय उसको यूज नहीं किया, तो टोस्टर विल बी योर पीक लोड।
जबकि आपका फ्रीज क्या हो गया, एक तरह का बेस लोड हो गया, क्योंकि आपको उसको कंटिन्यू ऑन रखना पड़ता है, ठीक है ना। तो ये लोड की तरह ही आपके जो प्लांट होता है उनको इस तरह के लोड को कैटर करने के लिए भी प्लांट की कैटेगरी भी डिसाइड की हुई है, ठीक है ना। तो हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं इसको कैसे डिजाइन करते हैं। सबसे पहला है आपका लार्ज साइज स्टीम पावर प्लांट्स, यानी कि कोल पावर प्लांट्स एंड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स आर सुटेबल फॉर। तो जितने भी आपके थर्मल पावर प्लांट्स हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वो सारे बेसिकली बेस लोड के लिए डिजाइन किए हुए हैं, ठीक है ना। पीक लोड का मतलब ये कभी भी पीक लोड के लिए नहीं होंगे, क्योंकि पीक लोड का मतलब होता है एकदम से डिमांड को फुलफिल करना, जो कि इस तरह के प्लांट के लिए संभव नहीं है, ठीक है ना। जैसे मान लो आपको पीक लोड करना है तो आपको ऐसा प्लांट चाहिए जो एकदम से शुरू हो जाए फटाफट से, तो जबकि वो न्यूक्लियर और थर्मल के अंदर ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आपको और क्लियरिटी आ जाएगी, जो कि आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। तो मैं इसको थोड़ा सा साइज बढ़ा देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिख जाए। इसको समझने की कोशिश करेंगे। आपको दो लिस्टें दे रखी है, पहली लिस्ट में आपका एक पावर प्लांट है और दूसरी लिस्ट के अंदर आपके लोड जो कैटेगरी है प्लांट की वो दे रखी है, ठीक है ना, एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप देखें, पहला है आपका न्यूक्लियर, डीजल, गैस टर्बाइन और हाइड्रो, ठीक है ना। इसके अंदर हालांकि आपका थर्मल नहीं दे रखा है, कोई बात नहीं है। जो कैटेगरी है वो क्या है, बेस लोड, स्टैंड बाय, बेस लोड और पीक लोड एंड देन पीक लोड। अब आप थोड़ा सा दिमाग लगाइए कि आपका जो डीजल वाला है प्लांट, जैसे आप लोगों ने कई बार देखा होगा कि मैरिज वगैरह के अंदर बाहर डीजल लगा रहता है, ठीक है ना। तो वो उस पर्टिकुलर कब हम लगाते हैं, क्योंकि हमको एक डर रहता है कि भाई लाइट चली जाएगी तो दिक्कत नहीं आए, तो हमने डीजल को स्टैंड बाय में लगा दिया, ठीक है ना, इमरजेंसी के अंदर एकदम से चालू होने वाला प्लांट है फटाफट से, ठीक है ना। तो बी जो है आपका डीजल, वो तो हो गया आपका स्टैंड बाय। न्यूक्लियर अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि आपका बेस लोड प्लांट है, तो ए तो हो गया 1 और बी हो गया 2। अब हम बात करते हैं गैस और हाइड्रो की। गैस टरबाइन प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसको हम बहुत जल्दी से स्टार्ट कर सकते हैं, इसका गेस्टेशन पीरियड बहुत कम होता है, ठीक है ना। जबकि हाइड्रो पावर प्लांट को चालू करने में समय लगता है। तो हाइड्रो पावर प्लांट मे बी यूज्ड एज बेस और पीक बोथ, बट योर गैस पावर प्लांट इज फॉर ओनली पीक लोड प्लांट। तो आई थिंक इसके अंदर जो आपका आंसर हो जाएगा वो ए के अंदर तो 1 है ही है और बी के अंदर 2 होना चाहिए। तो बी के अंदर 2 कहाँ है, बी के अंदर 2 आप देखें बी में है और डी में है, तो आपका ए 4 नहीं हो सकता। तो इसका डी आंसर देखें आप, ए 1 है, बी 2 है और फिर ये सी 4 एंड डी 3। तो आज का आंसर आपका हो जाएगा डी। जो न्यूक्लियर है वो आपका बेस हो जाएगा, डीजल स्टैंड बाय, गैस वाला पीक और हाइड्रो जो है इट में बी बेस लोड एंड पीक लोड। तो आपके जो कोर्स में 3 पावर प्लांट है उसके अंदर आप ऐसा सोच सकते हैं कि जो थर्मल और न्यूक्लियर है वो तो है आपके बेस लोड, राइट, और जो आपका हाइड्रो है इट मे बी वर्कड एज बेस एंड पीक बोथ, ठीक है ना। सो आई स्टूडेंट आई थिंक मैंने काफी सारे क्वेश्चंस इसमें डिस्कस किए, ऑलमोस्ट 29 क्वेश्चन वी हैव डिस्कस इंक्लूडिंग ऑल डिफरेंट 3 प्लांट्स एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट। फिर भी आपको अगर कोई इसमें क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो आप मेरे चैनल के ऊपर कमेंट कर सकते हैं, आई विल बी हैप्पी टू आंसर यू। सो स्टूडेंट्स, आई होप you are enjoying this series and I am sure that this series will be very helpful for your upcoming examination. So once again thanks a lot for showing the interest and I hope best of luck for your examination.